हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक के बारे में पढ़ेंगे। हम एक एक कर इसके बारे में सही जानकारी देंगे, जहां से 68वीं बीपीएससी में प्रश्न जो है पूछे जाएंगे, बिहार दरोगा में पूछे जाएंगे। बिहार में जो भी एग्जाम होगा, यहाँ से आपको एक प्रश्न देखने को मिल जाएगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर बताइएगा आपको कैसा लगा। थोड़ी बॉल की समस्या हो रहा है, लाइट जो है यहाँ पे पड़ रहा है, उससे संबंधित समस्या जो है जल्दी हम सुलझा लेंगे। एक और बात आपसे कहना है कि आप 67वीं बीपीएससी का जो पीटी का रिजल्ट आने वाला है 14 नवंबर तक बताया जा रहा था आ जाएगा, लेकिन अब 15 नवंबर से लेकर 17 नवंबर के भी बताया जा रहा है कि आएगा। तो इंतज़ार आप नहीं कीजिए पीटी के रिजल्ट का, सीधा मेंस की 67वीं की तैयारी कीजिए और 67वीं की पीटी की तैयारी अब आप शुरू कर दीजिए। रिजल्ट आएगा तो फैसला हो जाएगा कि आप मेंस दे रहे हैं या पीटी दे रहे हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आज हम चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम पढ़ेंगे। इससे पहले वीडियो में हम चंद्रगुप्त मौर्य कैसे शासक बना था, किस तरह उसने धनानंद को हराया था, उसके बाद जो है सेल्यूकस निकेटर को हराया, कैसे अपने राज्य का विस्तार किया, ये सब हम बारे में पिछले वीडियो में हम पढ़ाए थे। आज हम केवल मौर्य साम्राज्य के बारे में डिटेल से पढ़ाएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य, यही मौर्य साम्राज्य का प्रथम संस्थापक था। इसने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से मौर्य साम्राज्य की स्थापना किया, जिसमें चाणक्य ने इसको बहुत सहायता किया था धनानंद को हराने में। और इसने जो है 323 ईसा पूर्व में राजगद्दी को प्राप्त किया और पाटलिपुत्र में इसने अपनी राजधानी बनाया। ठीक है, तो पहला तो क्वेश्चन आता है कि चंद्रगुप्त मौर्य शासक कब बना, ईसा पूर्व पूछ लेता है, तो याद रखिएगा 323 ईसा पूर्व। उसके बाद सबसे पहले इसने धनानंद को हराया। इसको हराने के बाद जो है यह मौर्य साम्राज्य की स्थापना करता है। 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर से युद्ध होता है। इसका कारण होता है कि सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सेनापति रहता है और सिकंदर की चूंकि सेना ब्यास नदी के पास से जो है वापस चली गई रहती है, भारत विजय का जो उसका सपना रहता है सिकंदर का, वह पूरा नहीं होता है। इसे पूरा करने के लिए सेल्यूकस निकेटर जो उसका सेनापति रहता है, फिर से जो है भारत को जीतने का प्रयास करता है। और इस समय जो है धनानंद की जगह पर चंद्रगुप्त मौर्य शासक बन गया था और यह शक्तिशाली शासक था। इसने क्या करता है, सेल्यूकस निकेटर को युद्ध में हरा देता है। एक छोटा सा मैप आपको हम बता के बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, ये भारत का इधर जो था पाकिस्तान था, इधर अफगानिस्तान था, इधर से ये यहाँ तक ब्यास नदी तक आया और इधर से चंद्रगुप्त मौर्य की जो है इधर जो है मगध पर यहाँ तक चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। तो इधर ये राज विस्तार करना चाहता था चंद्रगुप्त मौर्य और इधर सेल्यूकस करना चाहता था। मतलब पूरब की तरफ सेल्यूकस और पश्चिम की तरफ जो है चंद्रगुप्त मौर्य अपना राज्य का विस्तार करना चाहता था। युद्ध इसीलिए हुआ क्योंकि सीधी सी बात है, दो शासक टकराएंगे अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, तो सीधी सी बात है युद्ध होगा। इसमें सेल्यूकस निकेटर की हार हो गई। यह युद्ध 305 ईसा पूर्व में हुआ था। फलस्वरूप सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य को काबुल, कंधार, हेरात और मकरान, ये अफगानिस्तान का जो क्षेत्र है, अफगानिस्तान से लेकर उसको जो है यहाँ तक का पाकिस्तान तक का क्षेत्र जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे देना पड़ा। अब क्या हुआ, काबुल, कंधार और हेरात और मकरान जो है उसको सेल्यूकस निकेटर जो है चंद्रगुप्त मौर्य को दे देता है। उसके बाद जो है यह अपनी पुत्री, इस पुत्री का नाम सेल्यूकस निकेटर की पुत्री का नाम कार्नेलिया रहता है, उससे भी विवाह जो है सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य से करना पड़ता है। यानी सेल्यूकस निकेटर की जो पुत्री कार्नेलिया रहती है, चंद्रगुप्त मौर्य उससे भी विवाह करता है। विवाह होता है तो 4 गो क्षेत्र प्राप्त कर लिया, यानी अफगानिस्तान से लेकर पाकिस्तान का क्षेत्र सेल्यूकस निकेटर से प्राप्त कर लिया और बदले में जो है उसको 500 हाथी सेल्यूकस निकेटर को देके यहाँ से विदा कर देता है, क्योंकि अब तो ससुर बन गया ना उसका, तो अब जो है संबंधी बन गया। अब सेल्यूकस निकेटर क्या करता है कि मेगास्नीज को क्या करता है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो है नियुक्त करता है राजदूत के रूप में। और मेगास्नीज ने अपने इंडिका में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रशासन के बारे में बताया है कि किस तरह यहाँ का प्रशासन था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से भी
प्रशासन के बारे में पता चलता है। कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है वह राजनीति व्यवस्था पर आधारित है, इकोनॉमिक पे नहीं आधारित है, अर्थव्यवस्था पर नहीं आधारित है। एग्जाम में ये कंफ्यूजन करा देता है, तो हमेशा याद रखिए कौटिल्य के अर्थशास्त्र में राजनीति के बारे में चर्चा किया गया है। उसके बाद मेगास्थनीज ने अपने इंडिका में भी प्रशासन के बारे में बताया है। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का यानी शूद्र कुल का बताया है कि यह जो है वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, इसमें शूद्र जाति का इसको बताया है चंद्रगुप्त मौर्य। तो ये प्रश्न पूछता है कि किस पुस्तक में जो है चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न कुल का बताया गया है, तो विशाख दत्त की मुद्रा राक्षस में। इसके अलावा जूनागढ़ जो अभिलेख है रुद्रदामन का, इसमें भी चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पता चलता है। तो ये सब चीज है जहाँ चंद्रगुप्त मौर्य के युद्ध के बारे में, प्रशासन के बारे में ये सब पता चलता है। तो ये सब एग्जाम में पूछता है, खासकर बीपीएससी में ये पेटेंट क्वेश्चन है। 68वीं बीपीएससी में एक जरूर मिल जाएगा, इसके आने वाले बीपीएससी में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। इसके अलावा जो है बिहार दरोगा हुआ, बीएसएससी हो गया, वहाँ भी इस तरह के प्रश्न जब पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में किस पुस्तक से जानकारी मिलता है, अर्थशास्त्र किस पर आधारित है, मेगास्थनीज के इंडिका में क्या कहा गया है, जूनागढ़ अभिलेख से किसके बारे में पता चलता है, विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस में किसके बारे में कहा गया है कि वह निम्न कुल का है। तो ये सब प्रश्न आते हैं, तो आपको जो है इसको ध्यान में रखना होगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में जैन धर्म को अपना लिया था। क्योंकि जो वर्ण व्यवस्था है उसमें इसको क्षत्रिय का दर्जा ही नहीं दिया जा रहा था, तो वैसे स्थिति में क्या किया, ये जैन धर्म को अपना लिया। 295 ईस्वी में संलेखना पद्धति, जैन धर्म में संलेखना पद्धति होता है कि व्यक्ति जो है अंतिम समय में जो है धीरे धीरे खाना पीना जो है त्यागता है और धीरे धीरे जो है वह निर्माण की प्राप्त कर लेता है, मोक्ष की प्राप्त कर लेता है। तो यही संलेखना पद्धति से भी चंद्रगुप्त मौर्य की जो है मृत्यु हुई थी। और यह जो है कर्नाटक के श्रावणबेलगोला में चंद्रगिरी पहाड़ी पर जाकर इसने संलेखना पद्धति के द्वारा अपने प्राण को त्याग दिया था। कई बार ये पूछता है संलेखना क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य किस धर्म का अनुयायी था, कहाँ पे इसने अंतिम सांसें ली। चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही जैन धर्म का प्रथम सम्मेलन होता है, यह भी याद रखिएगा। और जैन धर्म दो भागों में बढ़ जाता है, स्थूल जैन धर्म जो है दो भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। दिगंबर के भद्रबाहु रहते हैं अध्यक्ष, और श्वेतांबर के जो है स्थूल बुद्ध रहते हैं, ठीक है, स्थूल भद्र रहते हैं। श्वेतांबर के स्थूल भद्र और दिगंबर के भद्रबाहु रहते हैं अध्यक्ष। हम जब जैन धर्म पढ़ेंगे तो उसमें जो है हम विस्तृत रूप से इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो इतना ही से क्वेश्चन जो है प्रश्न आपको आएगा एग्जाम में। अगर चंद्रगुप्त मौर्य से आना है तो इतना में आपको एक प्रश्न दिख जाएगा। अब है बिंदुसार, यह भी प्रतापी राजा रहता है। पिता के मृत्यु के बाद यानी चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु के बाद 298 ईसा पूर्व में ये राजा बनता है। सबसे पहले राजा बनने के बाद जो है यह कई राज्यों को जीतता है, 16 राज्यों को जीतता है, जिसके बारे में जो है आपको तारानाथ की पुस्तक से मिलता है। तारानाथ एक बौद्ध भिक्षु रहता है, ये बताता है कि जो बिंदुसार है उसने 16 राज्यों को जीता। अब यह कितना सही है, यह तो जो पुस्तक में है उसी से हम आपको बता रहे हैं कि कहा जाता है कि 16 राज्यों को जीता बिंदुसार। और यह भी बताया जाता है कि इसके समय जो है तक्षशिला में विद्रोह हुआ, जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान में पड़ता है, तो वहाँ विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले इसने अपने बड़े पुत्र सुसीम को भेजा, तो उसमें कहा गया कि इससे युद्ध जो है वहाँ जो विद्रोह हुआ था दबा नहीं, तो फिर अशोक को भेजा, और अशोक गया तो पूरा युद्ध वहाँ जो विद्रोही थे उनको शांत कर दिया, ठीक है। मतलब पूरी तरह से इसने निर्ममता पूर्वक कुचला उस विद्रोह को, और फिर जो है तक्षशिला में कभी विद्रोह नहीं हुआ। तो राजा बनने का गुण जो है वहीं से दिख गया कि अशोक जो है भविष्य में राजा बनेगा, क्योंकि तक्षशिला में विद्रोह को जिस तरह से इसने दबाया उससे यह पता चल गया कि भविष्य में ये राजा बनने का इसका गुण है। आगे जो है यही राजा बनेगा। सीरिया शासक जो है एंटियोकस जो है डायमेकस को बिंदुसार के दरबार में भेजा। बराबर प्रश्न पूछता है कि सीरिया के किस शासक ने किस राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा, तो याद रखिएगा शासक का नाम है एंटियोकस और राजदूत का नाम है डायमेकस। दूसरा जो है राजदूत जो है वह बिंदुसार के दरबार में आता है, वह है मिस्र का शासक टालेमी II। इसका भी जो है एक राजदूत रहता है डायोनिसियस, यह जो है बिंदुसार के दरबार में आता है। ये हमेशा कंफ्यूजन कराता है। कभी कभी बुक में आपको जो एग्जाम होगा वहाँ पे क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो वहाँ बिंदुसार और अशोक को भी डाल देता है, पूछता है किसके दरबार में ये राजदूत थे। तो याद रखिएगा दोनों जो है वह बिंदुसार के दरबार में राजदूत थे, अशोक के दरबार में नहीं थे।
अब है अशोक। सीधी सी बात है कि अशोक जो है तक्षशिला में हुए विद्रोह को शांत किया था, तो इसे पता चल गया कि भविष्य में यही राजा बनेगा। इसके 100 भाई रहते हैं, 99 भाई का जो है कत्ल करके यह जो है बिंदुसार के बाद जो है गद्दी प्राप्त करता है। आश्चर्य की बात है, 99 भाई की कत्ल कर देता है अशोक, गद्दी प्राप्त करता है। 272 ईसा पूर्व में यह राजा बनता है। सबसे पहले राजा बनने से पहले यह अवंती राज्य का जो है राज्यपाल रहता है। ये बराबर प्रश्न जो है पूछा जाता है कि अशोक राजा बनने से पहले किस प्रांत का राज्यपाल था, तो अवंती का ये राज्यपाल था। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद जो है इसने श्रीनगर को बसाया था। जम्मू कश्मीर में स्थित जो श्रीनगर है, कहा जाता है कि अशोक ने ही बसाया था। अशोक जो है बिंदुसार के समय जो है नेपाल को भी जीता था। यह भी कई बार प्रश्न पूछता है कि नेपाल को किसने जीता, तो अशोक ने जीता। किसके समय में जीता, तो बिंदुसार के समय ही जीता था। ठीक है, इसका नाम जो है अशोक, वह गुर्जरा मास्की नेतुर अभिलेख में उसको अशोक कहा गया है। इन अभिलेखों में अशोक का जो प्रॉपर नाम है अशोक, उसके बारे में बताया गया है। यह भी पूछता है कि किस अभिलेख में जो है अशोक का नाम अशोक मिलता है, तो गुर्जरा मास्की और नेतुर अभिलेख में अशोक का नाम अशोक मिलता है। चलिए और हम कुछ देखते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब है कि कलिंग युद्ध कब होता है, तो 261 ईसा पूर्व में अपने राज्यारोहण के 8वें वर्ष बाद कलिंग युद्ध करता है अशोक। कलिंग युद्ध करने के 3 कारण आते हैं। कलिंग युद्ध का क्या कारण है ये आप समझ लीजिए। हम मैप बता रहे हैं, मैप में थोड़ा आपको समझा दे। देखिए ये भारत का मैप है, काल्पनिक मैप है। ये हमने एक मैप बना दिया काल्पनिक। ठीक है, देखिए इधर रहता है कलिंग, जिसको अभी जो है आप किस नाम से जानते हैं, उड़ीसा के नाम से जानते हैं। तो ये है कलिंग का क्षेत्र। ठीक है, अशोक का ये पाकिस्तान, अशोक का ये पाकिस्तान और ये जो है अफगानिस्तान, यहाँ तक शासन हो गया है। ठीक है, बीच में अशोक का जो है नीचे में यहाँ तक शासन हो गया है, पूरा इधर हो गया है। इधर जो है यह नेपाल को जीत लिया। मतलब इतना बड़ा शासन जो है अशोक का है। नीचे में चील, चोल, पांडव, केरल को उसके पड़ोसी राज्य रहते हैं, जिसके बारे में दूसरे अभिलेख और 13वें शिलालेख में पता चलता है। तो ये बीच में रहता है कलिंग। यह व्यापार के दृष्टि से भी अनुकूल है, क्योंकि समुद्र है, इसके बाद बंगाल की खाड़ी है, तो व्यापार की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे जो है लोहा था अवेलेबल। इसके अलावा जो है यहाँ पे जो है कहा जाता था कि हाथी भी था, और युद्ध में लोहा का भी उपयोग होता है तीर धनुष बनाने के लिए, अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए। हाथी का भी उपयोग होता है युद्ध करने के लिए, और व्यापार के लिए समुद्र का होना जरूरी। इसीलिए अशोक जो है कलिंग से युद्ध किया और इसको जीत के अपने राज्य में मिला लिया। यानी पूरा यहाँ से यहाँ तक का क्षेत्र जो है अशोक का हो गया। इसके बारे में 13वें शिलालेख में उल्लेख है। अभी वर्तमान में वह शिलालेख जो है नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है। यह भी कई बार प्रश्न पूछता है कि वर्तमान में कहाँ पे स्थित है, तो नेपाल के लुम्बिनी में स्थित है। ठीक है, 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में पता चलता है। 261 ईसा पूर्व में यह किया था और अपने राजा बनने के 8वें वर्ष बाद। बराबर यहाँ से एक प्रश्न जो है बीपीएससी उठाता है। उसके बाद बिहार दरोगा में देखने को मिलेगा, जितने भी छोटे छोटे एग्जाम होंगे वहां से प्रश्न यहाँ से उठा के पूछता है। ठीक है, उसके बाद इसको जो है अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु जो है बौद्ध धर्म की दीक्षा देता है। अशोक बाद में बौद्ध बन जाता है। पहले वो बौद्ध नहीं था, शिव का उपासक था, शंकर भगवान का उपासक था अशोक, लेकिन बाद में वो बौद्ध धर्म अपना लेता है। ठीक है, उसके बाद जो है सांची, भरहुत, सारनाथ स्तूप का निर्माण कराता है। तो कहा जाता है कि अशोक 84,000 स्तूप का निर्माण कराया था, जिसमें इन सब स्तूप के बारे में भी चर्चा आपको मिलेगा कि इसका निर्माण किसने कराया था। याद रखिएगा, सांची, भरहुत, सारनाथ स्तूप का निर्माण जो है अशोक कराया था। अब है भाब्रू अभिलेख, सबसे लंबा अभिलेख है अशोक का। ठीक है, यह भी पूछता है कि अशोक का सबसे लंबा अभिलेख कौन सा है, तो भाब्रू अभिलेख है। इसके बाद जो है अशोक के अब अभिलेख में उसने क्या क्या कहा, क्योंकि देखिए आजकल जो है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अपनी बातों को जनता तक कैसे पहुंचाते हैं, मीडिया के माध्यम से, पत्र पत्रिका के माध्यम से। तो उस जमाने में तो पत्र पत्रिका था नहीं, मीडिया था नहीं,
तो वैसी स्थिति में उस समय के राजा जो है पत्थर को काट के अपनी बातों को उस पर लिखवा देते थे कि हम जो है ये करने जा रहे हैं, राज्य में इस तरह जनता का विकास करेंगे, ये मेरी योजना है। अब पत्थर पे लिखवा दिए तो मिटेगा तो नहीं, जनता उस रास्ते से जाएगा तो क्या करेगा, उसको पढ़ेगा, सोचेगा वाह मेरे राजा तो हम लोग प्रजा के कल्याण के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं। लेकिन कितना शासक काम करता है आप भी जानते हैं, अभी भी लोकतंत्र में कितना सरकारें जो है जनता के प्रति जो है समर्पित है, वह आप भी जानते हैं। तो अशोक भी अपनी बातों को इसी अभिलेख में लिखवाया कि हम राज्य के विकास के लिए, जनता के विकास के लिए क्या क्या करना चाहते हैं। उसने पहले अभिलेख में कहा कि हम अहिंसा पर बल देते हैं, यानी आज से हिंसा बंद है, कोई भी पशु पक्षी का जो है बलि नहीं देगा, मारेगा नहीं। लेकिन फिर भी वह प्रत्येक दिन 3 मोर को भोजन के लिए जो है अपने राज प्रसाद में अनुमति दी रखा था। भले ही वह पशु बलि पर प्रतिबंध लगाया, अहिंसा पर बल दिया, लेकिन ये बात पता चलता है कि पूर्णतः वह अहिंसा को खत्म नहीं किया था। इसके अलावा दूसरे शिलालेख में वह कहता है कि मनुष्य पशु की चिकित्सा पर की सुविधा होना चाहिए, यानी मनुष्य की भी चिकित्सा की सुविधा होना चाहिए और पशु की भी चिकित्सा की सुविधा होना चाहिए। तीसरे शिलालेख में कहता है कि ब्राह्मणों और श्रवणों को उदारता पूर्वक उनके साथ व्यवहार करना चाहिए, ब्राह्मण के प्रति भी और श्रवणों के प्रति भी। ठीक है, तो उसकी तीसरे शिलालेख में ये बात है। चौथी शिलालेख में वो कहता है कि भेरी घोष की जगह हम धर्म घोष अपना लिए। कलिंग युद्ध हो गया, कलिंग युद्ध हो गया तो उसके राज्य का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर नीचे दक्षिण तक, यहाँ तक इधर हो गया, इधर पूरा उसका हो गया। तो अब कहा कि हम युद्ध नहीं करेंगे, अब जो है हम धर्म का प्रचार करेंगे, यानी अपनी अच्छी विचारों को अपने पड़ोसी देश में फैलाएंगे कि देखो भाई शांति बनाए रखो, युद्ध नहीं करो। अपने शक्तिशाली हो गया, अपने जो है उसको जो राज्य चाहिए था ले लिया कलिंग को। अब इतना बड़ा क्षेत्र का विस्तार किया है तो यहीं सही से प्रशासन करेगा, नहीं तो राज्य में जहां तक विद्रोह होगा। जैसे आप आगे पढ़ेंगे औरंगजेब के समय उसने अपने इतना न राज्य का विस्तार कर लिया, उसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक जो है अपने राज्य का विस्तार जो दक्षिण से उत्तर से दक्षिण की तरफ कर लिया कि हमेशा राज्य में विद्रोही होता रहता था। अशोक चालाक था, बोला नहीं भाई जितना हमारे पास अभी राज्य है हम उसी को सही बनाए रखेंगे, अब हमको राज्य जो है बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, क्षेत्र बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, इसी को शांतिपूर्वक बनाए रखेंगे। क्योंकि उस समय बौद्ध धर्म की उत्पत्ति हो गया, जैन धर्म की उत्पत्ति हो गया, ब्राह्मण धर्म में जो है बहुत सारी रूढ़िवादिता था, और भी आजीवक धर्म हो गया, 62 नए धर्म का हो गया, सब में जो है आपस में टकराव चलता था। तो इनके बीच जो है समन्वय स्थापित करने के लिए उसने बराबर कोशिश किया। इसीलिए भेरी घोष यानी युद्ध नीति को त्याग कर उसने धर्म नीति को त्याग लिया, यानी धार्मिक आचरण पर उसने बल दिया। 5वां शिलालेख में वह धर्म महामात्र की नियुक्ति करता है। धर्म महामात्र की नियुक्ति करता है कि भाई अब जहाँ तहाँ जाइए और सभी धर्मों के जो अच्छे विचार है जनता तक फैलाइए, किसी भी धर्म के बीच टकराव ना हो उस पर भी ध्यान दीजिए। यही सब धर्म महामात्र की काम था। 6ठा शिलालेख में आत्मनियंत्रण की बात वो कहता है कि भाई जो है अब थोड़ा सा जीवन जो है आपको अच्छे ढंग से जीना चाहिए, लोभ नहीं करना चाहिए, दासों के प्रति भी दया करना चाहिए, ये सब बात इसमें कहा गया है। 7वां शिलालेख में सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता की बात की गई। कहा गया कि जितने भी संप्रदाय हैं उनके बीच जो है प्रेम होना चाहिए। आज भी जो है आपका देखेंगे संविधान क्या कहता है, धर्मनिरपेक्ष की बात करता है। संविधान में किसी भी धर्म को जो है वरीयता नहीं दिया गया है, सभी धर्म समान है, सभी धर्म बराबर है। आज भी हमारा जो लोकतंत्र है उसमें है। तो उस समय भी अशोक जो है इस पर बल दिया था कि जितने भी धर्म है उस सभी के बीच जो है प्रेम होना चाहिए, टकराव नहीं होना चाहिए। 8वां शिलालेख में धर्म यात्रा की बात करता है। अशोक जो है धर्म यात्रा की बात करता है, धर्म यात्रा होना चाहिए। आज भी जो है सरकारें जो है देखिएगा राम जन्मभूमि का रथ निकालेगा, तो यहाँ अभी जो है अजमेर शरीफ का रथ निकालेगा। जहाँ तहाँ घुमाने के लिए जो है पर्यटन का भी विकास होता है, राजस्व भी सरकार को आता है और धार्मिक यात्राएं भी होती है। सरकार का जो वोट बैंक भी बढ़ता है। आज भी उस समय भी जो है अशोक जो है इस पर बल दिया कि सभी धर्म के लोग जो है अपने अपने धार्मिक यात्राएं करें। 9वां शिलालेख में सच्ची शिष्टाचार की भी बात की गई है कि अच्छा आचरण, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। 10वां शिलालेख में जो है ख्याति गौरव की बात, ख्याति गौरव की निंदा की गई है। अब देखते हैं कुछ लोग के पास रहेगा इतना सा धन, दिखाएगा अरे मेरे पास बहुत सारा धन है, अरे मेरे पास ये है, मेरे रहेगा नहीं, लेकिन एकदम उसके लिए जो है अगर उनका पहले से चला आ रहा है बहुत बड़ा सम्मेलन तो जमीन उन्हें बेच के वो सम्मेलन जरूर करेंगे। तो कहा कि नहीं ये सब करने की जरूरत नहीं है। ऐसा कहा कि नहीं शांतिपूर्वक सादा जीवन जीजिए, उस पर बल दिया गया।
11वां शिलालेख में धर्म की व्याख्या की गई, सभी धर्म की व्याख्या की गई। 12वां शिलालेख में महिला महामात्र की नियुक्ति की गई। देखिए 5वां शिलालेख में पुरुष महामात्र की नियुक्ति की गई, और जैसे ही 12वां शिलालेख आया तो उसमें क्या किया गया, महिला महामात्र की नियुक्ति की गई और विभिन्न संप्रदायों के बीच जो है टकराव को रोका गया। 13वां शिलालेख में कलिंग युद्ध की बात की गई और अपने पड़ोसी देश जो है चेर चोल पांडव केरल पुत्र, उनके बारे में भी बात किया गया। दूसरा शिलालेख में भी चेल चोल पांडव के बारे में बात किया गया है, यानी अपने पड़ोसी राज्य के बारे में, और 13वां शिलालेख में भी किया गया है, आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद 14वां शिलालेख में है जनता में धार्मिक जीवन जीने के प्रति उनको प्रेरित किया गया कि आप धार्मिक रूप से आचरण कीजिए, क्योंकि राज्य का विस्तार कर लिया, मेन बात है कि उसको अपने राज्य में है शांति बनाए रखना था। तो सभी धर्म के लोगों के बीच तो चाहेगा ना कि प्रेम रहे, टकराव ना हो, विद्रोह ना हो उसके खिलाफ, तो उसकी सब ये नीति था जिसके कारण वो उसके 14 शिलालेख है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट कौन कौन है यह भी जान लीजिए। 13वां शिलालेख जो है यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये VVI, फिर दूसरा शिलालेख VVI, फिर 5वां शिलालेख धर्म महामात्र पूछता है, और उसके बाद जो है आपका 7वां शिलालेख सभी संप्रदायों के बीच जो है ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। 12वां शिलालेख, ये कम से कम 1 2 3 4 5, इस 14 शिलालेख में कम से कम 5 शिलालेख आप जरूर याद कर लीजिएगा। यहां से एक प्रश्न एग्जाम में आपको दिख जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक से संबंधित और भी कुछ फैक्ट हैं जो एग्जाम में आ सकते हैं, उसको लेके आएंगे, उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। हाँ, प्रत्येक दिन हम 68वीं BPSC उसके आगे आने वाले BPSC के PT की तैयारी करा रहे हैं। मेरे चैनल पर जाइए, सब्सक्राइब कीजिए, घंटी दबाइए ताकि प्रत्येक दिन आपको वीडियो मिल सके। मेंस भी 67वीं BPSC का एक क्वेश्चन करा रहे हैं, उसको भी आप प्रत्येक दिन देखिए। इसके अलावा नई जानकारी BPSC से या बिहार दरोगा से या BSSC से या कोई अन्य PCS या कोई ऐसे भारत में एग्जाम होने वाले उससे संबंधित भी हम जानकारी देते रहते हैं। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक सूचना आपको मिलती रहे। धन्यवाद।